हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा सब्जेक्ट है केमिस्ट्री क्लास 12 टर्म 1 का सेट 1 का डिटेल सॉल्यूशन। स्टार्ट करते हैं हम कॉमन इंस्ट्रक्शंस के बारे में। उसके बारे में बात कर ले कि इसमें जो आपके सारे क्वेश्चन कंपलसरी हैं, इसमें आपको टोटल 35 क्वेश्चन भी आपको करने हैं। हर क्वेश्चन पे आपको मिलेगा 1 मार्क्स और हर क्वेश्चन के आपको मिलेंगे 4 ऑप्शन, जिसमें से एक ही आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन गलत करते हैं तो कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मतलब कोई अंक नहीं काटा जाएगा। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ एटम्स इन ए बॉडी सेंटर क्यूबिक यानी बीसीसी यूनिट सेल ऑफ ए मोनो एटमिक एलिमेंट्री सब्सटेंस इज इक्वल टू यानी अंतः केंद्रीय घनीय एकक कोष्ठीय में कणों की संख्या कितनी होती है। ठीक, तो ये देखो आपके तीन टाइप का सेल होते हैं। पहले कहते हैं हम सिंपल क्यूबिक, दूसरा होता है हमारा बॉडी सेंटर्ड और थर्ड होता है हमारा फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल। फर्स्ट सेंटर में कितने होते हैं, जब अगर सिंपल क्यूबिक हो तो उसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, उसमें नंबर ऑफ एटम्स जाते हैं हमारे टोटल नंबर ऑफ एटम्स हो जाएंगे 1 एटम। अगर बात करोगे आप बॉडी सेंटर्ड में तो इसमें टोटल एटम्स कितने होते हैं, इसमें होते हैं टोटल नंबर ऑफ एटम्स हो जाते हैं 2 एटम्स। बात करोगे आप फेस सेंटर में तो उसमें जो टोटल नंबर ऑफ एटम्स हो जाते हैं वो हो जाते हैं हमारे पास 4 एटम्स। हमसे पूछा किसके बारे में गया है, हमसे पूछा गया है बॉडी सेंटर्ड के बारे में। ठीक है, देखो बीसीसी लिखा हुआ है ना, बॉडी सेंटर, तो इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट मींस 2। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, मोलरिटी ऑफ ए एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग 40 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड देन इन 2 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, हमसे पूछा गया है मोलरिटी, तो मोलरिटी का फॉर्मूला, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं मोलरता। ठीक है, हमसे पूछा गया है मोलरिटी। मोलरिटी कहता है नंबर ऑफ मोल्स इन पर लीटर इन वॉल्यूम। ठीक, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय वॉल्यूम। यहां से करते हैं, हमें जो गिवन वेट कितना गिवन है वो हमें 40 ग्राम हमें गिवन है, और मॉलिक्यूलर वेट हमें किसका लिखना है, NaOH का। अब NaOH का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा NaOH का, तो देखो यहां से सोडियम का कितना होता है, सोडियम का होता है हमारा 23, ऑक्सीजन का हो जाएगा हमारा 16 और हाइड्रोजन का हो जाएगा 1। ऐड करो कितना हो जाएगा, ये भी आ गया हमारा 40, दैट मींस चलेगा 40/40। और कितना लीटर का सॉल्यूशन है, 2 लीटर, तो डिवाइड करेंगे 2 से, ये कैंसिल आउट हो गया, क्या बच जाएगा, बच जाएगा हमारे पास ओनली 1/2, दैट मींस 0.5 मोलर, और हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, एक रिएक्शन है, ठीक है, तो हमसे पूछा बताओ ये किस टाइप का रिएक्शन है। तो देखो इस टाइप का रिएक्शन, जहां पर आपको रिएक्शन को आप कैसे बता पाओगे कि रिएक्शन में डिफरेंशिएट कैसे करोगे, तो यहाँ पर डिफरेंशिएट करोगे, यहाँ देखो हम किसका यूज कर रहे हैं, हम जो यूज कर रहे हैं वो हमारा ड्राई ईथर। अगर हम ड्राई ईथर जब यूज करते हैं तो कौन सा रिएक्शन होता है, ठीक है, रिएक्शन होता है हमारा वुड्स फिटिंग रिएक्शन। ठीक है, वुड्स अभिक्रिया कहते हैं जब भी हम ड्राई ईथर को यूज करते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, कह रहा है व्हेन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज इलेक्ट्रोलाइज्ड द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड एट द कैथोड। ठीक है, कह रहा है कैथोड पर कौन सा, ठीक है, हम NaCl का क्या कर रहे हैं, NaCl का क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइज्ड करा रहे हैं। ठीक है, यानी जलीय विलयन के वैद्युत अपघटन NaCl का। तो हमें कैथोड पर क्या मिलता है, तो याद रखो कैथोड पर क्या मिलता है, कैथोड और एनोड आप दोनों याद रखना। ठीक, कैथोड और एनोड दोनों पर, तो देखो कैथोड पर जो मिलता है वो मिलता है हमें हाइड्रोजन गैस, और एनोड पर क्या मिलता है, क्लोरीन। ठीक, हमसे पूछा गया है कहां पर, हमसे पूछा गया कैथोड पर, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा हाइड्रोजन। अगर एनोड पूछा जाता तो क्या होता, क्लोरीन। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओर ऑफ आयरन। ठीक है, यानी लोहे का कौन, इनमें कौन लोहे का अयस्क है। लोहे के अयस्क बहुत सारे होते हैं, इसमें से देखो सबसे मेन कॉमन है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए, एकदम थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, हेमेटाइट। हेमेटाइट क्या होता है, ये लोहे का अयस्क होता है, यानी ओर होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, द मोस्ट स्टेबल हाइड्राइट ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट। ठीक है, ये सारे हाइड्राइट बना रहे हैं, ग्रुप 15 एलिमेंट है सारे। ठीक है, ग्रुप 15 एलिमेंट के हमारे हाइड्राइट हैं। जैसे ग्रुप 50 के एलिमेंट कौन कौन सा है, ये सोडियम, फास्फोरस, आर्सेनिक और Sb। ठीक है, ये क्या है हमारे ग्रुप 15 के एलिमेंट्स है। अब ये क्या है, इन सब में इनका हाइड्राइड बना हुआ है, तो करें इनमें से सबसे ज्यादा मोस्ट स्टेबल कौन है, तो सबसे पहले बताओ इनमें सबसे ज्यादा छोटा कौन है। ठीक है,
जो जितना छोटा होगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होती है। तो सबसे छोटा कौन होता है हमारा, NH3, तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है, यानी इसमें जो NH3 है वो हमारा सबसे छोटा हाइड्राइड है, और जो सबसे छोटा हाइड्राइड होगा वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, इनमें से कौन सा है जो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। देखो ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होना चाहिए, ट्रांजिशन एलिमेंट के लिए हमारे पास पार्सली या फुल फिल क्या होना चाहिए, हमारे पास डी सेल होना चाहिए। जो डी सब सेल है वो पार्सली या कंप्लीटली फुल फिल होना चाहिए। अब देखो जैसे हमारे पास है फेरस, फेरस को हम अगर हम लिखें, ठीक है, ये हमारे पास हो गया फेरस। तो फेरस का कितना होता है एटॉमिक नंबर 25। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे तो ये हो जाएगा आर्गन, क्योंकि आर्गन होता है हमारा 18। उसके बाद ये हो जाएगा 3d6 एंड 4s2। ठीक, बात करते हैं हम मैंगनीज की, तो मैंगनीज का होता है 24। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करोगे तो हो जाएगा आर्गन Ar, उसके अलावा 3d5 एंड 4s1। थर्ड आता है हमारा क्रोमियम, क्रोमियम में कितना होता है हमारा 23 एटॉमिक नंबर। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करोगे तो हो जाएगा आर्गन, जो हो जाएगा 3d5 एंड ऊपर था हमारा 4s2, नीचे हो जाएगा 4s1। और लास्ट हमारा बच जाता है जिंक, जिंक का होता है एटॉमिक नंबर 30। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करोगे तो हो जाएगा हमारे पास आर्गन, और ये हो जाएगा 3d10 एंड 4s2। अब देखो यहाँ पर पार्शियली फिल होना चाहिए। ठीक है, कंप्लीटली फुल फिल हो जाएगा तो वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होगा। ठीक, अब देखो यहाँ पर ट्रांजिशन एलिमेंट कौन नहीं होगा, यहाँ पर देखो जो हमारा 3d10 है, ठीक है, ये जो हमारा डी सबसेल है ये क्या है हमारा, ये कंप्लीटली फिल हो गया। अगर कंप्लीटली फिल हो गया तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होगा। ठीक है, ये पार्शियली फिल होना चाहिए था। ठीक है, देखो पार्शियली फिल कौन कौन था, 3d6, 3d5 और 3d5, ये क्या हमारे पार्शियली फिल्ड है। तो और कौन कंप्लीटली फिल्ड है, जिंक का। तो ये क्या हो गया, ट्रांजिशन एलिमेंट हमारा नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा करेक्ट हमारा डी। क्वेश्चन नंबर 8 है कि हमें एक रिएक्शन गिवन है, पूछता है बताओ यहाँ पर ए क्या होगा। ठीक, अब देखो जब ये रिएक्शन हम कराते हैं, क्या हमारा CH3CH2 प्लस KOH, कैसा एल्कोहलिक। ठीक है, लिखा लिखा एल्कोहलिक लिखा हुआ है। तो जब ये रिएक्शन होता है तो क्या बनता है हमारे पास, जब रिएक्शन तो बनता है CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक, तो यहाँ से जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आंसर याद रखना अच्छे से, बाकी जो भी थ्योरेटिकल पार्ट है वो आप अपने नोट्स बुक में जरूर देख लो। आप जहां भी पढ़ रहे हो केमिस्ट्री वहां से आप नोटबुक जरूर देख लेना। क्वेश्चन नंबर 9 है, एन एटम एट द कॉर्नर ऑफ यूनिट सेल कंट्रीब्यूट्स टू द यूनिट सेल। ठीक है, मैंने बताया था कि ये मान लो अगर एक हमारा क्यूबिक सेल है, कह रहा है इसमें एटम्स कहाँ कहाँ पर है, इसमें जो एटम्स वो कहाँ कहाँ पर है, कॉर्नर पर है। ठीक है, एटम्स कहाँ पर है, कॉर्नर पर है। ठीक, इसे क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं सिंपल क्यूबिक सेल। ठीक है, सिंपल क्यूबिक सेल। पूछा बताओ जो कॉर्नर पे एक एटम लगा होता है, ठीक है, तो बताओ ये कितना कंट्रीब्यूट करता है इस सेल में, 1/8 पार्ट। ठीक है, यानी हर जो एटम है वो 1/8 कंट्रीब्यूट करता है। और टोटल कितने एटम्स होते हैं कॉर्नर पे, 8। तो 1/8 इंटू 8 होके कितना कंट्रीब्यूट करता है, टोटल करता है 1। लेकिन किसी एक कॉर्नर के लिए पूछा गया ना, एट द कॉर्नर। ठीक है, एन एटम एट द कॉर्नर, यानी एक एटम एट द कॉर्नर पे वो कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, ओनली 1/8 पार्ट, यानी ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन 10 है, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन कैन बी इंक्रीज। ऑस्मोटिक प्रेशर को हम कैसे इंक्रीज, मतलब क्या होता है, पाई इक्वल टू CRT, पाई इक्वल टू CRT। अब देखो बताओ ये जो हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर पाई, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, ये डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है टी पे। यानी अगर ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ाना है तो क्या बढ़ना चाहिए, कब बढ़ेगा, जब टेम्परेचर बढ़ेगा। ठीक, इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी विलयन का तापमान बढ़ने पर ही विलयन का परासरण दाब बढ़ाया जा सकता है।
क्वेश्चन नंबर 11 है द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीज है। ठीक है, द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीज, कैसे इंक्रीज कर सकते हैं मोलर कंडक्टिविटी? तो मोलर कंडक्टिविटी को अगर हमें इंक्रीज कराना है तो क्या करना पड़ेगा, हमें उसकी डाइल्यूशन इंक्रीज करनी पड़ेगी, यानी तरणुता में वृद्धि करनी होगी, तभी हम द्वितीय विलयन की मोलर मोलर चालकता में हम वृद्धि कर सकते हैं। यानी तरणुता में वृद्धि करनी पड़ेगी, यानी डाइल्यूशन को इंक्रीज करना पड़ेगा, और किसी चीज पे डिपेंड नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 12 है Mond's प्रोसेस इज अप्लाइड फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ। ठीक है, Mond प्रोसेस, ठीक है, Mond प्रोसेस हम किसके लिए यूज करते हैं, किसके प्यूरिफिकेशन के यूज करते हैं? ठीक है, Mond प्रोसेस, ठीक है, Mond विधि किसमें यूज करते हैं? हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये क्वेश्चन है, किस पे करता है ये होता है हमारा निकेल के लिए। ठीक है, यानी निकेल के धातु के शोधन के लिए हम कौन सा प्रोसेस यूज करते हैं? Mond's प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर हमारा 13 है कोवैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इन N2O5। ठीक है, N2O5 में नाइट्रोजन की क्या बतानी है हमें? कोवैलेंसी बतानी है, यानी सहसंयोजकता बतानी है। तो देखो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये होता है हमारा नाइट्रोजन, यहाँ होता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ होता है नाइट्रोजन, फिर एक ऑक्सीजन होता है डबल बॉन्ड पे, यहाँ होता है एक ऑक्सीजन। इसके अलावा यहाँ पर होता है, ये होता है हमारा, यहाँ होता है सिंगल बॉन्ड, ये होता है O-। सिमिलरली यहाँ होगा डबल बॉन्ड, यहाँ होगा एक ऑक्सीजन एटम, फिर नेगेटिव। अब बताओ कि यहाँ देख के बताओ कि एक नाइट हमसे पूछा गया है कोवैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन कितने एटम कितने बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है? तो देखो 1 2 3 4, यानी एक नाइट्रोजन कितने कितने से इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, इसकी कोवैलेंसी कितनी हो जाएगी? 4। ठीक है, यहाँ भी देख लो, जो सेकेंड नाइट्रोजन है वो भी 1 2 3 एंड 4। ठीक, तो कोवैलेंसी कितनी हो जाएगी इसकी? कोवैलेंसी हो जाएगी हमारी टोटल 4, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन 14 है हमारा कि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग एंड इज कलरलेस। ठीक है, इनमें किसका एक्वस सॉल्यूशन यानी जलीय विलयन रंगहीन होता है? ठीक, तो जलीय विलयन क्या होना चाहिए? रंगहीन है। रंगहीन कब होगा? जब डी सबसेल में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। याद रखना, अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं हुआ तो भी क्या होगा? तो भी वो कलरलेस होगा। तो फिर क्या करना है आपको? टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम और स्कैंडियम से क्या करना है? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन याद रखना। ठीक, सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने के बाद उसके बाद क्या करना है? उससे क्या करना है कि आपको तो टाइटेनियम 3+ है, उसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। अब 3 इलेक्ट्रॉन निकालने का प्रोसेस क्या होता है? पहले कहाँ निकालते हो? डी से या एस से? तो आपको याद रखना है। तो देखो इसमें जो आपको आंसर हो जाएगा स्कैंडियम 3+। ये क्यों? देखो स्कैंडियम 3+ है, स्कैंडियम का कितना होता है वैसे? एटॉमिक नंबर 20 है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करोगे तो क्या आएगा? आर्गन। ठीक, उसके अलावा ये प्रोजेक्ट हमारा 80। अब कितना बचा हमारे पास? 21। तो कैसे कहेंगे? ये हो जाएगा 3D1 और कितने? देखिए यहाँ पर क्या है? ये 3+ है, दैट मीन्स हमें 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। तो इलेक्ट्रॉन कैसे निकलेंगे? एक 2 का निकल जाएगा ये, और एक 3D1 का निकल जाएगा, यानी स्कैंडियम 3+ का कितना हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन करोगे तो ये आ जाएगा हमारा आर्गन। ठीक है, ओनली आर्गन। यानी अब इसमें कोई 3D का कितना हो गया? अभी हो गया 3D 0, यानी डी सबसेल में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो कैसा उसको करेगा? वो हो जाएगा हमारा कलरलेस। इसी तरह आपको चाहे आपको टाइटेनियम, वेनेडियम एंड क्रोमियम सबके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना है, उसके बाद सबका देखना है कि किसमें किसके डी सबसेल में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। ऐसा आपको ऑप्शन एक ही मिलेगा, जो कि होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर हमारा आते हैं नेक्स्ट 15 में, कह रहा है CH3CH2I केसियन एल्कोहलिक। अगर ये रिएक्शन होता है तो बताओ ए जो हमारा प्रोडक्ट बन रहा है, ये प्रोडक्ट ए क्या है? ठीक, देखो जब इसको हम करेंगे तो क्या होगा? जो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा, फाइनल प्रोडक्ट, वो क्या बनेगा? CH3CH2Cl। ठीक है, ये प्रोडक्ट हमारा बनता है। ठीक, तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी।
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लास्ट टाइम पे करें, आपने जहाँ से भी पढ़ा होगा आप अपने नोट्स को ही रिवाइज करो बार बार, ठीक। आते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमारा है 16। क्वेश्चन नंबर 16 है कि द परसेंटेज ऑफ अवेलेबल स्पेस ऑक्यूपाइड बाय स्फीयर इन ए क्यूबिक क्लोज पैकिंग इन सीसीपी इन 3 डायमेंशन, ठीक है, ये क्या होगा। तो देखो आपको कुछ कुछ सिंपल से याद रखने हैं, जैसे कि अगर आपका सिंपल क्यूबिक सेल होता है, ठीक है, सिंपल क्यूबिक सेल यानी जिसमें एटम्स कहाँ होते हैं, ओनली कॉर्नर पर होते हैं, तो उसकी पैकिंग फ्रैक्शन कितनी होती है, उसकी पैकिंग फ्रैक्शन होती है 52.4%। यही अगर आपका बॉडी सेंटर्ड हो, यानी बॉडी सेंटर में कितने एटम्स होते हैं, टोटल एटम्स 2, की पैकिंग फ्रैक्शन निकालोगे तो कितना आता है, ये होता है। लास्ट होता है हमारा सीसीपी यानी क्यूबिक क्लोज पैकिंग। क्यूबिक क्लोज पैकिंग में ये अगर आप इसका पैकिंग फ्रैक्शन निकालोगे ये कितना आता है 74%। तो हमसे पूछा किसके बारे में गया था, हमसे पूछा गया था क्यूबिक क्लोज पैकिंग सीसीपी में। तो सीसीपी में कितना होता है 74%, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 74%। क्वेश्चन नंबर 17 है द रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इन केस ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ठीक है। अगर एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को अगर हम सॉल्यूशन में मिक्स करते हैं तो वेपर प्रेशर क्या होता है, रिलेटिव क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है, ठीक है। वेपर प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। इज इक्वल टू द, और एक किस पे डिपेंड करेगा, ये होता है इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट, ये सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करता है। ये स्टेटमेंट किसने दिया था, हेनरी आर्हेनियस, रॉल्ड्स या ओस्टवाल्ड। तो क्या था ये दिया था हमारे रॉल्ड्स ने, जो साइंटिस्ट रॉल्ड्स थे उन्होंने बताया था कि अगर रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर यानी कभी किसी सॉल्यूशन में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का अगर मिक्सअप करेंगे तो क्या होता है, उसकी जो वेपर प्रेशर होती है वो क्या होती है, वो डिक्रीज कर जाती है। आते क्वेश्चन नंबर 18 में। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा कि ईएमएफ ऑफ ए सेल विथ निकल एंड कॉपर इलेक्ट्रोड विल बी, ठीक। हमसे पूछा गया है ईएमएफ ऑफ द सेल। ईएमएफ ऑफ द सेल क्या होता है, ईएमएफ ऑफ द सेल होता है ईएमएफ ऑफ एट कैथोड माइनस ईएमएफ ऑफ एनोड। और कैथोड पर क्या होगा, कैथोड पर होता है कॉपर 2 प्लस कॉपर एंड एनोड पर क्या होगा, निकेल 2 प्लस निकेल, ठीक। अब यहां से देखो सबका ईएमएफ कितना दिया हुआ था, ठीक है, कितना दिया था कॉपर का, ये था हमारा प्लस 0.34 वोल्ट, माइनस निकल का क्या करोगे, कितना दिया था, वो दिया था माइनस 0.25, ठीक है। ये ध्यान रखना कि किसका कैथोड माइनस एनोड होता है, कैलकुलेट करोगे तो हो जाएगा 0.34 प्लस 0.25, ऐड करते हैं कितना हो जाएगा 0.59, वो भी कैसा वोल्ट, कैसा आ रहा है, ये प्लस में आ रहा है, प्लस में आ रहा है तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए। 19 है द प्रोसेस ऑफ हीटिंग द ओर इन द एक्सेस सप्लाई ऑफ एयर बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड, ठीक। क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि यहाँ पर जो है वायु की अधिकता में जब वायु ज्यादा, ठीक है, तो किसी अयस्क को गलनांक पॉइंट के नीचे यानी मेल्टिंग पॉइंट के नीचे अगर गर्म करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ठीक है। क्या लिखा है, एक्सेस सप्लाई ऑफ एयर करना है वो भी बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट, ठीक। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं हम रोस्टिंग यानी भर्जन कहते हैं। आते क्वेश्चन 20 में लिख रहा है प्रोसेस फॉर द कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रिक एसिड यानी नाइट्रिक अम्ल के व्यावसायिक उत्पादन की विधि कौन सी विधि होती है, ठीक है। नाइट्रिक एसिड को हम क्या लिखते हैं, नाइट्रिक एसिड होता है हमारा HNO3। अब बताओ HNO3 को कमर्शियल प्रोसेस कौन सा होता है, व्यावसायिक उत्पादन की विधि कौन सी होती है, ये होता है हमारा ओस्टवाल्ड प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस होता है, ये होता है हमारा ओस्टवाल्ड प्रोसेस। इसके अलावा जितने ऑप्शन दिए हुए हैं, हेबर प्रोसेस, कॉन्टैक्ट प्रोसेस, डेकन प्रोसेस, ये सभी आपको प्रोसेस याद रखने की, ये किस किस एलिमेंट के प्रोडक्शन के लिए यूज करते हैं, ठीक। कौन कौन सा प्रोसेस को हम क्या क्या कहते हैं हर एलिमेंट्स के, वो आपको याद रखने हैं यहाँ पर।
हमसे पूछा गया था यहाँ पर कौन सा, नाइट्रिक एसिड के लिए, तो क्या होता है हमारा ओस्टवाल्ड प्रोसेस। क्वेश्चन 21 है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ कॉपर 2+। कॉपर 2+ का क्या बताना है हमें, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब देखो कॉपर का कितना होता है, हमें पता है कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 29, एटॉमिक नंबर 29 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा ऑर्गन 3d10 4s1। ठीक, लेकिन हमसे पूछा किसके बारे में गया, हमसे पूछा गया है कॉपर 2+। कॉपर 2+ करेंगे तो क्या करेंगे, हमें 2 इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो क्या करेंगे, ये तो हो जाएगा आर्गन। अच्छा, अब ये 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेंगे, एक तो निकलेगा हमारा 4s से, ये हो जाएगा 0, एंड 3d10 है, तो 3d10 से एक निकल गया तो कितना बच गया 3d9। ठीक, क्योंकि हमें कितने निकालने थे 2 इलेक्ट्रॉन, तो पहला निकल जाएगा s ऑर्बिटल से 4s से, और एक निकल जाएगा हमारा d सबसेल से। ठीक है, d सबसेल से निकलेगा एक, तो 10 से हो जाएगा 9। अब देखो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन कहाँ मिलेगा, ये हमें मिलेगा ऑप्शन नंबर बी में, जो सिंपल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का हमारा फॉर्मूला था, यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का। क्वेश्चन में 22 है डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल इज गिवन बाय द फॉर्मूला। सिंपल सा देखो डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी तो हमारा मास बाय वॉल्यूम। ठीक, डेंसिटी, अब देखो मास ये होता है हमारा मास बाय वॉल्यूम, ये होता है हमारा ZM, ये तो हमारा टोटल मास, जिस मेटल का हमें क्या निकालना है, जिस भी क्रिस्टल का हमें क्या निकालना है, डेंसिटी निकालना है, तो उसमें कोई एटम होगा, उसकी होगा एटॉमिक इंटू मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय क्या करते हैं, डिवाइड बाय उसका वॉल्यूम। वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, तो वॉल्यूम कितना होता है, वॉल्यूम होता है सेल का अगर साइड ए है, इसकी अगर यूनिट सेल का साइड अगर ए है, बस एक साइड लेंथ ए है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा ए क्यू। ठीक, और ऐसे कितने कितने एटम्स होंगे, तो एन ए, मतलब एवोगाड्रो नंबर की इक्वल। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा डेंसिटी का फॉर्मूला। अब देखो ऐसा डेंसिटी का फॉर्मूला कहाँ दिख रहा है, ऐसा डेंसिटी का हमें फॉर्मूला देखिएगा ऑप्शन नंबर सी में। क्वेश्चन 23 है एन आयनिक कंपाउंड हैज ए यूनिट सेल consisting of AN at the corner। ठीक है, AN तो कहाँ है, AN से कहाँ पर है, एक एक कोशिका के घनों के कोण पर है, एंड बी आयंस, जो बी आयंस एट द सेंटर ऑफ द फेस ऑफ द क्यूब, और घन के फलक के केंद्र पर कौन से है, बी के आयन। तो बताओ इस यौगिक का, यानी इस द इम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, यानी यौगिक का मूलानुपातिक सूत्र। देखो ए का कितना कंट्रीब्यूट करेगा, ठीक है, ए कहाँ पर है, एटम कहाँ पर है, सारे कॉर्नर पर। ठीक, बी एटम्स कहाँ है, बी एटम्स कहाँ पर है, सेंटर ऑफ फेसेस ऑफ क्यूब। कॉर्नर पे टोटल कंट्रीब्यूशन कितना होता है, टोटल 8 कॉर्नर होते हैं, और हर एक कॉर्नर पे 1/8 होता है, तो टोटल 8 कॉर्नर मिलाकर कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 1/8 इंटू 8, कितना कंट्रीब्यूशन हो गया 1। अगर फेस की बात करें तो एक फेस पर कितना कंट्रीब्यूशन होता है एक आइटम का, 1/2 एक फेस पर। टोटल फेस कितने होते हैं 6, टोटल 6 फेस होते हैं किसी भी क्यूब में, टोटल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 3। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा हमारा AB3, क्योंकि ए का कितना हो गया, ए का 1 और बी का 3, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इंपिरिकल फॉर्मूला AB3। करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 24 है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ द सॉल्यूशन डिपेंड ऑन। ठीक है, किसी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ये किस पे डिपेंड करता है, यानी विलयन के अनुषंग गुणधर्म के वो गुण होते हैं जो निर्भर करते हैं, किस पे डिपेंड करते हैं हमेशा, ये सिर्फ डिपेंड करते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर, कितने पार्टिकल्स हैं। ठीक है, सिर्फ कणों की संख्या पर डिपेंड करते हैं, साइज क्या है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट क्या है, नेचर ऑफ पार्टिकल क्या है, ये इस पर डिपेंड नहीं करते, उनकी संख्या कितनी बस उस पर डिपेंड करते हैं, क्या कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। क्वेश्चन 25 है ऑन एडिशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर बॉइलिंग पॉइंट विल। ठीक है, यानी कह रहा है कि अगर हम ग्लूकोज को पानी में मिलाएं तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा। ठीक, तो क्या होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, आपने पढ़ा होगा क्या होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पढ़ा है। क्या होता है जब भी हम किसी चीज को मिलाते हैं वाटर में,
तो वाटर की बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है, इंक्रीज कर जाती है। हमसे क्या पूछा था, वाटर की बॉइलिंग पॉइंट क्या होगी मिलाने पर, ग्लूकोज मिक्स करने पर, ग्लूकोज मिलाने पर विलयन का क्वथनांक हमेशा बढ़ता है। क्या होता है, एलिवेशन मतलब बढ़ना, बढ़ जाता है। क्वेश्चन 26 है, फॉर द हाफ सेल रिएक्शन, ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट 298 केल्विन विल बी गिवन Ag प्लस कितना है, वो 0.1 मोलर है, एंड स्टैंडर्ड ईएमएफ सेल कितना दिया है, 0.80 वोल्ट। तो याद करो फॉर्मूला क्या होता है, इक्वल टू होता है ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.059 बाई एन इंटू लॉग एजी का बाई एजी प्लस। अब देखो सबकी कंसंट्रेशन क्या गिवन है, सेल की कितनी गिवन है, वो हमें गिवन है 0.80 वोल्ट प्लस माइनस 0.059, एन के लिए कितनी है, यहाँ पर एन जी प्लस है ना, कितना होगा, कितने इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन एक, तो हो जाएगा 1 इंटू लॉग एजी का कितना लेंगे, ये होता है ओनली 1, और एजी प्लस का कितना दिया है 0.1, यानी हो जाएगा 0.80 माइनस 0.059, इसे कैंसल आउट करोगे तो ऊपर आ जाएगा 10, और लॉग 10 की वैल्यू हो जाएगी 1, यानी 0.80 माइनस 0.059, इसे सब्ट्रैक्ट करो, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करने पर वैल्यू कितनी आएगी, ये हो जाएगा 147.0, ठीक है, यानी प्लस ये कितना होगा, यानी ये प्लस 0.741 वोल्ट होगा, ठीक है, यानी यहाँ से करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर ओनली ए। क्वेश्चन नंबर 27 है, हाउ मेनी कूलम्स ऑफ चार्ज इज रिक्वायर्ड फॉर रिडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ Ag3 प्लस टू Al, ठीक है, एल्युमिनियम 3 प्लस से हमें किस में कन्वर्ट करना है, एल्युमिनियम में, तो पूछते हमसे बताओ कितने कूलम ऑफ चार्ज की रिक्वायरमेंट होगी, यानी अगर जब हम 1 मोल ऑफ, ठीक है, 1 मोल, तो यानी 1 मोल ऑफ एल्युमिनियम 3 प्लस से हमें एल्युमिनियम में कन्वर्ट करना है, तो 1 मोल में हमें जब कन्वर्ट करना होता है, ठीक है, अगर Ag3 प्लस से एल में आना है, एल्युमिनियम में आना है, कितने है 3 प्लस से, यानी हमें कितने चाहिए 3F, ठीक, और 1 फैट के लिए कितनी होती है 96500, ये होता है टोटल कूलम, ठीक है, ये कब 1 मोल के लिए। क्या करना है, इसको आपको सिंपल मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा वैल्यू, ये हो जाएगा 5, ये हो गया 9, ये हो गया 8, और ये हो जाएगा 2, ठीक है, तो हमारा ऑप्शन होता है ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर आते हैं 28 में, कह रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग आयन गिव ब्राउन रिंग टेस्ट, यानी आपने कभी एक्सपेरिमेंट बुक में पढ़ा होगा, ठीक है, तो कहते हैं हम ब्राउन रिंग टेस्ट, ठीक है, ब्राउन रिंग टेस्ट, यानी टेस्ट ट्यूब में क्या बनता है, जब केमिकल मिक्स करते हैं तो यहाँ पे ब्राउन रंग का रिंग बनता है, ठीक है, किस तरह का रिंग बनता है, ब्राउन कलर का ऐसा रिंग बनता है। ये रिंग टेस्ट कौन देता है, किसके कारण होता है, ये होता है हमारा नाइट्रेट के कारण, ठीक है, याद रखना जब भी अगर ब्राउन रिंग टेस्ट पूछेगा तो किसके लिखेंगे, वो नाइट्रेट के कारण, ब्राउन रिंग परीक्षण ये किस आयन के लिए किया जाता है, नाइट्रेट के परीक्षण, तो इसमें नाइट्रेट है कि नहीं, ठीक है, अगर ब्राउन रिंग आ रहा है मतलब उसमें नाइट्रेट है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 29 है, कैटलिस्ट यूज इन हेबर प्रोसेस, ठीक है, हेबर प्रोसेस में हम किस कैटलिस्ट का यूज करते हैं, तो देखो हेबर प्रोसेस क्या होता है, ये अमोनिया को प्रिपरेशन जब करते हैं, जब इसको हम किस कैटलिस्ट के यूज में, फेरस मोलिब्डेनम कैटलिस्ट यूज करते हैं, तो हमें क्या मिलता है, अमोनिया NH3। पूछ रहा है यहाँ पर हम कौन सा कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं, देख लो फेरस, ठीक है, फेरस हम कौन सा यूज करें यहाँ पर, फेरस, तो यहाँ पर हम कौन सा कैटलिस्ट यूज किए हैं, फेरस, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 29 का, 29 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा फेरस। क्वेश्चन नंबर 30 है, विच ऑफ द फ्लोइंग हैज लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, तो चलो आपने पढ़ा होगा लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होता है, SbH3 सबसे ज्यादा होता है इसका, उससे कम किसका होता है, वो होता है फिर हमारा अमोनिया NH3, उससे कम पूछा जाए तो वो होता है हमारा
H3, और जो सबसे कम होता है हमारा लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट वो होता है PH3 का। ठीक है, ये हमारा बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर है। ठीक, बॉइलिंग पॉइंट तो हमसे पूछा गया था किसके बारे में, सबसे लोएस्ट के बारे में, सबसे कम किसका होगा, सबसे न्यूनतम किसका होगा। न्यूनतम किसका होता है हमारा PH3 का, यानी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। आते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 31 कह रहा है कि बताओ जब हम इसको, ठीक है, जब हम हीट और सनलाइट में ये रिएक्शन कराते हैं तो हमसे पूछे बताओ जो फाइनल प्रोडक्ट ए बनेगा वो कौन सा होगा। तो बताओ क्या होता है यहाँ पर, ये क्लोरीन है, ठीक है, और इसको हम हीट और सनलाइट के प्रेजेंस में कराते हैं रिएक्शन, ठीक है, तब क्या होता है, तब ये जो हमारा क्लोरीन है, क्लोरीन कहाँ जाके सेट हो जाता है, क्लोरीन जाके यहाँ पर जुड़ता है इसके बाद क्लोरीन, ठीक, और एक HCl बाहर आता है। तो कहाँ जुड़ता है, ये जुड़ता है इस वाली पोजीशन पर, ठीक है, यहाँ पर क्लोरीन आएगा। तो देखो ऐसा करेक्ट ऑप्शन कहाँ दिख रहा है हमें, ऐसा जब करेक्ट ऑप्शन दिख रहा है वो दिखेगा हमें ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, याद रखना किस लिए, क्योंकि यहाँ पर हीट और सनलाइट के प्रेजेंट में करते हैं तब। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 है, यहाँ पर बड़ा ये एक केमिकल रिएक्शन दिया है, ऑर्गेनिक रिएक्शंस है, कह रहा है कि यहाँ पर बताओ जो फाइनल प्रोडक्ट ए बनेगा वो क्या बनेगा। तो देखो HI है, ठीक है, HI जाके कहाँ सेट करता है, ये हमारा जो, ये जो हमारा यहाँ पर है, देखो ये कहाँ पर जाके सेट करेगा, ये होता है सीधा जाके इस पॉइंट पर, ठीक है, आयोडीन, ठीक है, यहाँ जो डबल बॉन्ड है ना यहाँ पर आके, यहाँ पर आई आ जाएगा आयोडीन। तो देखो ऐसा रिएक्शन में कहाँ दिखाई दे रहा है, CH3 और आयोडीन एक ही पॉइंट पर है, इस वाले ऑटो पोजिशन पर, ये मिलेगा हमें ऑप्शन नंबर ए में। क्वेश्चन नंबर 33 है, यहाँ पर ब्रोमीन के बिजनेस में हम रिएक्शन कराएंगे तो पूछा बताओ हमें कैसा कौन सा फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा। तो देखो यहाँ पर डबल बॉन्ड है, जहाँ पर डबल बॉन्ड है वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर आके हमारा ब्रोमीन एटम क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर हमारा डबल बॉन्ड था तो ब्रोमीन एटम कहाँ कहाँ पर आके हमारा फाइनली एक ब्रोमीन आ जाएगा, यहाँ पर ब्रोमीन आ जाएगा, डबल मतलब खत्म हो जाएगा। तो देखो कौन सा रिएक्शन सही होगा, यहाँ पर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 34 करा है ब्यूटेन टू ऑलिज, ये किस टाइप का एल्कोहल है, देखते हैं। ब्यूटेन टू ऑल क्या होगा इसका, CH3 2 होगा ना, यानी CHOH, ब्यूटेन है तो 4 कार्बन होगा, ब्यूटेन टू ऑल ये हो गया, मतलब ये किस टाइप का एल्कोहल है, तो ये कौन डिग्री का एल्कोहल है, सेकेंड, देखिए, ठीक है, एल्कोहल है ये हमारा है, ये है समझाते हैं सेकेंड डिग्री का एल्कोहल होता है। आते क्वेश्चन में लास्ट हमारा 35 कह रहा है बताओ इसको एनहाइड्रस O5 के साथ रिएक्शन कराएं तो पूछा बताओ हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट ए बनेगा ये प्रोडक्ट क्या होगा। ठीक, जब भी हम रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है C2H5, ठीक है, C2H5 ये H और I ये अलग हो जाते हैं और C2H5 कहाँ जाके फिट हो जाता है O के पास, यानी जो हमारा प्रोडक्ट बनना चाहिए वो कैसा बनना चाहिए, प्रोडक्ट हमारा बनना चाहिए कुछ इस टाइप से OC2H5। अब देखो ऐसा ऑप्शन तो नहीं गिवन है, लेकिन हाँ ये क्या है, ये हमारा एक बेंजीन रिंग है, बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है C2H5, बेंजीन होता है सिर्फ C6H6, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन और क्या है C2H5 ये भी है। तो देखो कौन सा ऑप्शन सही होगा, यानी हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। तो ये था हमारा आज केमिस्ट्री का सेट 1 का सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन में बता रहे हैं कि ये आपको सिर्फ करेक्ट आंसर दिए हैं, बाकी आप जहाँ से भी आप पढ़ रहे हो अपने नोट्स को बार बार रिवाइज जरूर करें। ठीक है, लास्ट टाइम है, लास्ट टाइम अपने नोट को जरूर रिवाइज करें। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सारे रिएक्शंस विथ रिएजेंट एंड कैटलिस्ट अच्छे से सारे आपको रिएक्शन देख के जाने। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।